वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं डॉक्टर अमित वत्स प्राग इतिहास की दूसरी क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में सारे विषयों की प्रैक्टिस सेट और सारे विषयों की कंप्लीट कोर्स के बैचेस शुरू हो गए हैं। शीघ्र आप लोग जो है उस पर एडमिशन लीजिए। कला के लिए बीबी तिवारी जी हैं, भूगोल के लिए आदेश सर हैं, हिंदी के लिए शुक्ला जी हैं, इंग्लिश के लिए पुष्पेंद्र सर हैं, केमिस्ट्री के लिए मैम है, बायो के लिए भी मैम और सर दोनों लोग हैं। तो सारे विषयों की फैकल्टी उपलब्ध है और आपको एक साथ जो है सारे विषयों की पीडीएफ फॉर्म, आपको प्रैक्टिस सेट बैच का, आपको कंप्लीट नोट्स, आपको क्लास के लेक्चर सारे मिल उपलब्ध हो जाएंगे। तो जल्द करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है, जो भी परीक्षा का शेड्यूल है, जो सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आयोग के सूत्रों के माध्यम से, कि जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक किसी भी समय आपका फॉर्म निकलेगा। अगस्त लास्ट के या सितंबर के अक्टूबर तक आपकी परीक्षाएं होंगी। तो समय आपके पास कम है, भाग दौड़ कम मचाइए, अपने लक्ष्य पर फोकस करिए और इस परिवार में जुड़िए। इस परिवार के सभी सदस्य, टीम के सभी सदस्य अपना संपूर्ण योगदान करेंगे आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। कल हमने जहां चर्चा समाप्त की थी, आज वहीं से अपनी चर्चा को फिर से आरंभ करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा प्रागैतिहास के पहले चरण को। प्रागैतिहास के पहले चरण का मतलब हमने देखा उसमें कि पूरा पाषाण काल में क्या विशेषता थी। पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को भी हमने 2 भागों में बांटा: उत्तर भारत की सोहन संस्कृति और दक्षिण भारत की एसल्यूसियन संस्कृति। ओवरऑल निम्न पूरा पाषाण को हम हैंडेक संस्कृति कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल को हमने फलक संस्कृति नाम दिया। यूरोप के एक स्थल मुस्तूरियन नामक स्थान से उसके संस्कृतियों के जो तालमेल मिलने के कारण हमने उसको मुस्तूरियन संस्कृति भी कहा। उसी तरीके से उच्च पूरा पाषाण काल को हमने मैगदेलियन संस्कृति की चर्चा की। इस कुछ पहलुओं की चर्चा की। फिर हमने कुछ प्रमुख तथ्य स्थलों की भी चर्चा की, जैसे लोहंदा नाला की हमने चर्चा की, जैसे हमने बेलन घाटी की चर्चा की। फिर मध्य पूरा पाषाण काल के, फिर पूरा पाषाण काल के मानव की विशेषताओं के बारे में हमने देखा। फिर हमने मध्य पूरा पाषाण काल की मानव की विशेषताओं के बारे में देखा। उनके द्वारा औजारों की प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ उसको देखा, क्योंकि प्रागैतिहास काल का पूरा वर्गीकरण ही औजारों की प्रकृति के आधार पर, जलवायु के परिवर्तन के आधार पर ही हुआ है। तो वहां तक हमने चर्चा की थी। आज हम अपनी क्लास में आपको मध्य पाषाण काल के प्लेसेस के बारे में, प्रसार के बारे में बताएंगे और नव पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद कल की जो हमारी क्लास होगी, इसमें पूरे पाषाण काल पे हम वो ऐसे प्रश्नों को रखेंगे जो अब तक किसी परीक्षा में नहीं आए हैं लेकिन आने की संभावना है। हम पहले दिन से अपनी क्लास में आपसे कह रहे हैं, जो आप परीक्षा दे चुके हैं, टीजीटी की परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न है, पीजीटी की जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, हायर एजुकेशन में जो आए हुए प्रश्न है, एवं आपके जो है डिग्री कॉलेजों में जो आए हुए प्रश्न है, उनको आप सॉल्व करते चलिए। हमारी क्लास में उन प्रश्नों की संख्या कम रहेगी, क्योंकि उसको आयोग के द्वारा ऑलरेडी पहले से ही आंसर दिया गया है। आप उसको कई बार, अगर सीरियस कैंडिडेट है तो पढ़ चुके होंगे, तो बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी क्वेश्चन पैटर्न में जो प्रैक्टिस सेट हमारे विषय का आएगा, 60 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आएगा, 60 सेट का 62 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट श्रृंखला रहेगी। उसमें हम नए प्रश्न और संभावित प्रश्नों को रखेंगे और उसकी व्याख्या भी इस तरीके से करेंगे कि जो हमारे पुराने मित्र सहयोगी हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो प्रैक्टिस के माध्यम से ही पूरे सिलेबस को कवर कर सकें बहुत ही कम समय में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। कल जहां हमने क्लास को रोका था, मध्य पाषाण काल के क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। ठीक, मध्य पाषाण काल के क्षेत्र में हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमने बताया था कि प्रागैतिहास काल के बहुत से, देखिए, प्रश्न की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके। तो क्षेत्र ऐसे होंगे, उन क्षेत्रों का इंपॉर्टेंट बन जाता है जो तीनों कालों से संबंधित हो। जैसे बेलन घाटी की चर्चा हमने किया था। बेलन घाटी निम्न पूरा पाषाण से लेकर के नव पाषाण तक है। चौपाली मांडो 2 चरणों की बात करता है। लोहंदा नाला ये भी 2 चरणों की बात करता है। तो ऐसे प्लेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमने ये भी आपको बताया था कि ये पुराने प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट है, उनके अलावा ऐसे प्लेस जो विगत 1 वर्षों में शोध के द्वारा निकले हुए या नई जानकारी वहां से प्राप्त हुई, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर एंशिएंट पोर्शन के लिए। ठीक, वो महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस क्षेत्र की जब चर्चा करते हैं, देखिए, क्षेत्र के राजस्थान, बागौर, तिलवाड़ा, सोपात, जाडन, बनवासी सब हमने बताया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, हमने राजस्थान की बागौर की चर्चा की थी आपसे। बागौर को हमने बताया था कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलने लगते, अर्थात पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल के अंतिम अवस्था में शुरुआत हो गई। तो उसमें जो है बागौर, जो राजस्थान का क्षेत्र है, वो पशुपालन का प्राचीनतम स्थल है और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, वर्तमान में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है।
अभी तक परीक्षाओं में जब भी पूछा गया दोनों में से एक ही विकल्प को रखा गया है, लेकिन अगर आपसे दोनों विकल्प वाला कोई पूछता है तो आप बागौर और आदमगढ़ इस तरीके से क्रम को रखेंगे। तो बागौर जो है इंपॉर्टेंट स्थल हो गया। बागौर जो है राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम शासक के लिए जाना जाता है। फिर हमने यहाँ बताया आपको ये बनवास और धनेड़ी, ये दोनों पूछा जा चुका है कि बनवास और धनेड़ी, धनेड़ी जो है आपके यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया और हायर एजुकेशन की परीक्षा में पूछा गया, यह किस काल का स्थल है। जो प्रचार की बात हो रही वहां यही पूछा जाएगा कि कौन सा प्लेस किस काल का समर्थन करता है, किस काल का द्योतक है। तो बनवास और धनेड़ी जो है ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। उसी तरीके से गुजरात में हसमुख धीरज ये स्थान का नाम है, कलिया ने खोजा था इसको। यहाँ बलसाड़ नामक स्थान इंपॉर्टेंट है। लंगनाज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। लंगनाज यहाँ क्या मिला, तांबे का चाकू और 14 मानव समाधान। देखिए मानव समाधान की बात हुई कि एक साथ 14 मानव समाधान जो है गुजरात के लंगनाज नामक स्थान पर मिला, ठीक। और यहाँ एक तांबे का चाकू मिला हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और दोनों परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। लंगनाज, बीरभानपुर ऐसे कुछ प्लेस हैं जो मध्य पाषाण काल के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। लंगनाज कहाँ है, गुजरात में। खोज किसने की, लखनिया साहब ने, इसकी धीरे हंसमुख लखनिया संकलिया साहब ने की, ठीक। तो लंगनाज जो है तांबे का चाकू और 14 मानव संकाल के लिए फेमस है। हमने आपको कल की चर्चा में बताया था कि मानव का खोपड़ी जो है हथनौरा जो है नरसिंहपुर जो स्थान हमने बताया था मध्य प्रदेश का, वहां से मध्य पाषाण काल में, देखिए भारत या एशिया महाद्वीप में आप कहें शिवालिक श्रेणी में मानव की उत्पत्ति शिवालिक श्रेणी में यहाँ मिलती है। उसके पहले के कोई मानव के अस्थिपंजर के साक्ष्य नहीं थे। हथनौरा नामक स्थान से मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले और उसके बाद शवाधान हुआ। हमने आपको उच्च पुरा पाषाण बताया था, भय श्रद्धा ये सब चीजों की शुरुआत हो चुकी थी, जीवन की शुरुआत के लक्षण वहां दिख रहे थे, लेकिन मानव अभी तक उसी तरीके से। यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया आपका लंगनाज किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। फिर अगर हम आगे बढ़े महाराष्ट्र में, आपने खंडेवली, अगर बॉलीवुड की फिल्में देखते हुए तो अभी भी वहां जो है खंडेवली के जो है नाम मतलब वहां प्रचलित स्तर है। तो यह प्रश्न एक बार पूछा गया है अभी तक, और वो भी छोटी परीक्षा में पूछा गया था, बहुत बड़ी परीक्षा नहीं थी, लेकिन हम कल प्रश्नों की प्रकृति को देख रहे थे। ये खंडेवली पूछा गया किस काल का है, तो आपको बताना कि ये मध्य पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का। ये किस परीक्षा में पूछा गया, ये समझ लीजिए आपके बीएड एंट्रेंस की परीक्षा में पूछा गया था। यह प्रश्न 2-4 साल पहले बीएड के एंट्रेंस की परीक्षा में पूछा गया। इसका मतलब पेपर देखिए, पेपर सेटर जो रहा होगा वो तो इतिहास से बड़ा लगाव रहा होगा। तो ये देखिए कितनी छोटे ये प्रश्न बीएड एंट्रेंस से बहुत टफ प्रश्न हो जाता है, लेकिन खंडेवली जो है महाराष्ट्र में है और मध्य पाषाण काल के स्थल को द्योतित करता है। उसी तरीके से दक्षिण भारत के अगर आप देखें तो मध्य पाषाण काल में जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां की प्रमुख विशेषता क्या है, देखिए हमने क्वार्टजाइट पत्थर की दूरी हमने कहा था कि निम्न पुरा पाषाण काल के जो थे वो क्वार्टजाइट थे। मध्य पुरा पाषाण में हमने जैस्पर चर्ड फ्लिंटनी की बात की थी। उच्च पुरा पाषाण काल में हमने कहा इसका व्यवस्था क्या ब्लेड ब्यूरिन फलक ये बताया था। तो देखिए ये मध्य पाषाण काल का स्थल है, लेकिन यहाँ क्वार्टजाइट पत्थर पाया जा रहा है दक्षिण भारत में, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो प्लेस है नागार्जुनी कोंडा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है नागार्जुनी कोंडा, गिदलूर, ये दोनों परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। रेनी गुम्फा, देखिए यहाँ गुम्फा लिख दिया, ये रेनी गुम्फा है, रेनी गुम्फा ये भी इंपॉर्टेंट है। और कर्नाटक में संगन कल्लू, जलहल्ली, शोरापुर द्वार दोनों इंपॉर्टेंट है। और संगन कल्लू अभी आप देखेंगे आगे चल के जब नव पाषाण को पढ़ेंगे तो संगन कल्लू, यहाँ राख के किले, कुपवाय, पुलवाय, ये जो स्थल है 5 प्रमुख स्थल है, कुपगल कोल, राख के टीले पाए गए, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे, इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान में रखना है ये संगन कल्लू कहाँ पे है, कर्नाटक में, जलहल्ली कहाँ पे, कर्नाटक में, शोरापुर कहाँ है, कर्नाटक में, और नागार्जुनी कोंडा, गिदलूर और रेनीगुंठा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगर आप प्रश्नों को बार बार सॉल्व कर रहे हैं, ये 6 प्लेस जो हमने यहाँ दिए हैं, इसलिए इसमें देखिए प्लेसेस जो दिए हैं ये सब परीक्षा में आपसे पूछे जा चुके हैं या कहीं न कहीं परीक्षा में ये शामिल रहे, शुमेल करने वाले प्रश्नों में शामिल रहे। तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। फिर उसी तरीके से मध्य, जैसे टेरी समूह का नाम आता है आपको तमिलनाडु में चला जाना पड़ेगा। टेरी समूह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। केरल में भी मध्य पाषाण काल के 1-2 प्लेस पाए गए हैं।
ठीक उसी तरीके से मध्य क्षेत्र में आई जम्बू द्वीप, ये एमपी में है। जोरोथो द्वीप ये भी एमपी में है। होशंगाबाद अभी हमने चर्चा की होशंगाबाद की, कि आदमगढ़ की जब चर्चा कर रहे थे, ये देखिए होशंगाबाद आदमगढ़ आ भी गया। भीमबेटका ये भोपाल से सटा हुआ है। और पूर्वी बिहार में भागलपुर इंपॉर्टेंट है, राजगीर इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा 20 बार पूछा गया है वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। और उड़ीसा में कुचाई, सुंदरगढ़ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो प्लेसेस है ये मध्य पाषाण काल के हैं। यहाँ आपको करना क्या है कि एक एक प्लेस को अलग अलग चीज लिख लेना कि ये कौन से स्थल के हैं, इसलिए हमने अलग अलग नाम भी दिया है। यहाँ जो परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कौन सा प्लेस किस काल का है। कुचाई मध्य पाषाण काल का है, कहाँ पाएगा? उड़ीसा में। ठीक, वीरभानपुर मध्य पाषाण काल का, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, आदमगढ़ कहाँ पे है? वो है मध्य पाषाण काल एमपी में। जोरोथो द्वीप मध्य पाषाण काल में, जम्बू द्वीप मध्य पाषाण काल में एमपी में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए भारत का प्राचीनतम नाम की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां भी जम्बू द्वीप की बात होती है। अगर महाभारत की शुरुआत को जम्बू द्वीपे भरत खंडे सकल, आपने रामायण देखा है लवकुश कांड, जब वो रामायण की कथा को सुनाते हैं राम के दरबार में, तो ये भरत खंडे जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप मतलब जम्मू मतलब जामुन के वृक्ष जहां पाए जाते हैं, इसे जम्बू द्वीपे। तो भारत में जामुन के वृक्ष वो सब जगह। तो देखिए जो भी आपको पौराणिक कथा समय उसको आप विषय से जोड़िए अपने। तो जम्बू द्वीप मध्य भारत का प्लेस है। मध्य भारत में आज के संदर्भ में देखेंगे तो आपका एमपी लगता है बेसिकली, इसीलिए जम्बू द्वीप को भी मध्य पाषाण काल के स्थल के रूप में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं, चीजों को समझिए कैसे हम प्लेसेस को याद कर पाएंगे। ठीक, फिर उसी तरीके से देखिए बिंद क्षेत्र का इंपॉर्टेंट है मिर्जापुर का मोरहना पहाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोरहना पहाड़ी। देखिए मिर्जापुर में बेलन घाटी भी हमने कहा, बेलन घाटी ये भी मिर्जापुर और प्रयागराज से लगा, वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट हो गया इलाहाबाद का। जो आप देखेंगे तो ये सिहावा पहाड़ी जो है वहां से सुहागी पहाड़ी वहां से सटा हुआ बेल्ट है। बेलन घाटी मेजा नदी, मेजा तहसील से सटा हुआ बेलन घाटी है। ये सब एमपी से लगे हुए क्षेत्र हैं। तो मिर्जापुर और बिंद क्षेत्र, विंध्यवासिनी का क्षेत्र है मिर्जापुर, वहां मध्य पाषाण काल का इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है? मोरहना पहाड़ी, बघई खोर, लेखनिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों परीक्षा में आपके कई बार पूछे गए हैं। और सीधे सीधे प्रश्न ऐसे बनते हैं कि बघई खोर किस काल का द्योतक है? बघई खोर मध्य पाषाण काल मिर्जापुर में, लेखनिया मध्य पाषाण काल मिर्जापुर में, अर्थात यूपी भी दे सकता है। उसी तरीके से आपको जो है ये मोरहना पहाड़ कहाँ है? मिर्जापुर में। अगर जरा सा भी ज्योग्राफी की जानकारी हो तो मिर्जापुर, देखिए मुरैना एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, मुरैना भिंड, तो वो पहाड़ का जो वो पूरा बेल्ट है। आज के संदर्भ में मिर्जापुर में है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट में पहले वो पूरा एक बेल्ट ही था। तो मुरैना पहाड़ी, तो उसी को हम याद रखें मोरहना, वहां मुरैना है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, यहाँ मोरहना है, मोर को हरने वाला मोरहना कहाँ पे है? मिर्जापुर में। कहाँ पे है? मिर्जापुर में। तो इंपॉर्टेंट रखिएगा किस काल का स्थल है? मध्य पाषाण काल का स्थल है। मोरहना, बघई खोर, लेखनिया तीनों इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं मित्रों, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हर दूसरे तीसरे साल इन तीनों प्लेसेस में से एक प्रश्न परीक्षा में आपके आया है, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा में हो, चाहे पीजीटी में हो, चाहे आपके किसी अन्य परीक्षा में हो, लेकिन ये तीनों प्लेसेस प्राग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं। फिर इसी में एक देख रहा है लहुरा देव का नाम मिला है। देखिए उत्तर प्रदेश में लहुरा देव, संत कबीर नगर में कृषि का भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य है। इसका पीरियड देखिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करते हैं, यहाँ थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। कृषि के जब प्राचीनतम साक्ष्य की बात करते हैं तो हम 3 प्लेसेस को पाते हैं। सबसे पहले हमने मेहरगढ़ देखा था, मेहरगढ़ की बात करते हैं। फिर हमने देखा कोल्डिहिवा की बात किया हमने, कोल्डिहिवा। अब हम लहुरा देव की बात कर रहे हैं। अगर आप पुराने पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य या तो आपको मेहरगढ़ मिला होगा, लेकिन उसके बाद जब खोजें शुरू हुई तो फिर कोल्डिहिवा, प्रयागराज झूसी के पास कोल्डिहिवा स्थान है प्रयागराज में, वहां पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया। फिर अब वर्तमान समय में जो शोध हुआ है उसमें लहुरा देव संत कबीर नगर में है, खलीलाबाद जिसका मुख्यालय है। तो लहुरा देव संत कबीर, आज के संदर्भ में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पाए गए, तो लहुरा देव। अगर विकल्प में लहुरा देव है तो, अगर लहुरा देव नहीं है तो विकल्प में देखिए कोल्डिहिवा है कि नहीं, तो फिर कोल्डिहिवा को मानेंगे। अगर विकल्प में कोल्डिहिवा और लहुरा देव दोनों नहीं है तब आप मेहरगढ़ को मानेंगे।
जैसे जैसे आप पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे, 2010 के पहले की जितनी भी किताबें आए हुए प्रश्न पत्र होंगे उसमें आपको मेयरगढ़ दिया होगा और कई बार परीक्षा में प्रश्न आया। फिर जब कोल्डीवा की जानकारी हुई तो कोल्डीवा में प्रश्न पूछे गए, फिर और लौहरा देव की जानकारी हुई तो लौहरा देव के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको तीनों प्लेसेस याद करने हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अब कहाँ माने जाते हैं, तो आपका ये हो गया लौहरा देव। लौहरा देव कहाँ है, यूपी के संत कबीर नगर में। अगर देखिए संत कबीर नगर में मगहर कबीरदास की वो है, तो वहां पे जो विश्वविद्यालय बना है उनका ये मगहर इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री की दृष्टि से भी, करंट की हिस्ट्री की दृष्टि से। तो लौहरा देव को भी याद रखिए। लौहरा देव कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है और मध्य पाषाण काल का स्थल है और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो है अगर आप देखें प्लेसेस के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें चौपानी मांडव की चर्चा, कल भी हमने चौपानी मांडव की चर्चा किया था। चौपानी मांडव बीबी मिश्रा, हमने कहा था चौपानी मांडव जो है कि इसके लिए हमने बताया था अनगढ़ किस्म के क्या थे, मृद भांड मिले थे, अनगढ़। ठीक है, यहाँ पे चौपानी मांडव कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, खोज इसकी बीबी मिश्रा ने की थी। यहाँ 13 झोपड़ी भी मिली, इंपॉर्टेंट है। ये जो घट निर्मित मृद भांड, घट निर्मित घड़ा निर्मित मृद भांड अन्नागार, ये चौपानी मांडव से मिला हुआ है। और हमने बताया था, कल भी चर्चा में किया था कि चौपानी मांडव ऐसा स्थल है जो मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण के बीच में संक्रमण काल को द्योतित करता है। इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ चौपानी मांडव और ये कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। क्यों कि अनगढ़ किसके जो मृद भांड है, तो मृद भांडों का प्राचीनतम साक्ष्य अगर कहीं मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में, तो वो प्लेस कौन सा है, चौपानी मांडव। वो प्लेस कौन सा है, चौपानी मांडव। और चौपानी मांडव उपस्थित कहाँ है, चौपानी मांडव प्रयागराज में है या उत्तर भारत में है या उत्तर प्रदेश में है। ये मध्य पाषाण कालीन का स्थल है और चौपानी मांडव पुरा पाषाण और मध्य पाषाण के बीच में संक्रमण काल को द्योतित करता है, संक्रमण काल को द्योतित करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ। फिर हमने सराय नहर की चर्चा भी कल की थी, इसकी खोज केसी ओझा साहब ने की थी। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में 3 प्लेसेस इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हमने कल आपसे की थी, सराय नहर, मदहा, दमदमा। तो सराय नहर जो क्षेत्र है, मानव सभ्यता पर प्रथम मानवीय आक्रमण, युद्ध के जो लक्षण या युद्ध के प्रथम आक्रमण या मानवीय आक्रमण के जो लक्षण पाए गए वो कहाँ पाए गए, वो पाए गए आपके प्रतापगढ़ के सराय नहर क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका सराय नहर। 8 गर्त चूल्हे, स्तंभ गर्त झोपड़ी, कब्र और मानव कंकाल दफनाए जाने के साथ साथ मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य, इसको ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है मित्रों। मानवीय आक्रमण का अर्थात मानव के द्वारा, ये क्या दिखा रहा है, साम्राज्य विस्तार के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ जो है जमीन की कीमतों के संकेत में, जमीन की वस्तु साम्राज्य का विस्तार। आक्रमण कोई क्यों करता है, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो प्रथम मानवीय आक्रमण की जो लक्षण मिल रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल में, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नहर स्थल पे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर यहाँ 2 शब्द लिखा हुआ है, गर्त चूल्हे और स्तंभ गर्त। देखिए चूल्हा, चूल्हा जानते हैं मिट्टी का, अब तो भाई गैस वाला जमाना आ गया है, लेकिन मिट्टी के चूल्हे। गर्त, चूल्हा गर्त मतलब गड्ढे में। देखिए जैसे ये प्लेस को अगर आप लेके ये है और इसमें आपने गड्ढा कर दिया और यहाँ चूल्हे बन ये, और इसी तरीके से देखिए गर्त की, स्तंभ गर्त की बात की जा रही, ये गड्ढा है ये, ठीक, और इसमें इस तरीके से आपने खड़ा कर दिया स्तंभ गर्त। तो आपने देखा स्तंभ गर्त, फिर इसी तरीके से नवपाषाण में अभी आप देखेंगे आगे बुर्जाहोम में यहाँ पे इस तरीके से आवास बनने लगेंगे। तो गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे के लक्षण कहाँ से मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं सराय नहर्रा से। और उसी तरीके से स्तंभ गर्त की भी बात सराय नहर्रा से मिलती है, जो कि नवपाषाण कालीन स्थलों की विशेषता हो जाएगी। स्पेशली बुर्जाहोम और गुफकराल में गर्त चूल्हे की बात मिलती है, कुत्तों के साथ सौ के दफनाने की बात मिलती है, झोपड़ी की बात मिलती है, समझ रहे हैं ये सारी चीजें। लेकिन इसके लक्षण कहां से शुरू हो रहे हैं, इसके लक्षण शुरू हुए मध्य पाषाण काल से। तो आपको सराय नहर्रा इंपॉर्टेंट है कि स्तंभ, झोपड़ी, कब्र, ये ठीक। हमने कल आपको बताया था 2010 की टीजीटी की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को अगर आप ध्यान से देखें तो वहां एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव का आवास था। वहां पर्टिकुलर एक काल की बात नहीं कर रहा है, प्रागैतिहासिक की बात कर रहा है। तो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, और उसमें विकल्प क्या दिया था, उसमें दिया था कंदरा, नदियों के किनारे, झोपड़ी, स्तंभ, ये सब दिया था।
और उपयुक्त सभी, तो वहां सारों जो है विकल्प उपयुक्त सभी होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए निम्न पुरा पाषाण में पर्वत कंदरा में मानव रह रहा है, जो फिर उसका मध्य पाषाण झोपड़ी में भी रह रहा है, स्तंभ गर्भ झोपड़ी सब मिल रहा है। अर्थात पूरे प्रागैतिहास में कहीं न कहीं आवास के ये 3 लक्षण थे, लेकिन उस दौर में ये मामला कोर्ट में चला गया था, तो इसमें सबको सामान्य अंक मिल गए थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऐसे ही प्रश्न इतिहास विषय में आ जाते हैं कि अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन होता है। तो मेरी भी कोशिश होगी, आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रमाणित पुस्तकों का अध्ययन करें और वहीं से आंसर को दें, या आयोग ने जिस आंसर को माना है तो वो उसी आंसर को हम बार बार रिपीट करें तो ज्यादा सही होगा, कंफ्यूजन वाले प्रश्न आपके कम होंगे। ठीक, नेक्स्ट चर्चा करते हैं मादहा का। हमने कल भी बताया था कि टीजीटी 2000 एलटी ग्रेड की जो परीक्षा थी उसमें पूछा गया बूचड़ खाना के लक्षण का। बूचड़ खाना मादहा, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है। मैंने पहले भी उस परीक्षा के पहले इस प्लेस पर चर्चा अपनी क्लास में किया था जहां मैं पढ़ाता था, तो उस क्लास में हमने बताया था, सीधे सीधे इसी चर्चा की थी। अभी हमने मादहा में बूचड़ खाने की बात की थी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए युग्मित समाधान। युग्मित समाधान का मतलब देखिए एक साथ दो पति पत्नी दोनों के समाधान एक साथ हो, इसको युग्मित समाधान कहते हैं। एक ही कब्र में पति पत्नी की या दो पुरुषों की, तो युग्मित मतलब पति। आप हड़प्पा में जब देखेंगे तो लोथल एक ऐसा स्थान होगा जहां 3 युग्मित समाधान के लक्षण मिलेंगे। तो उसी तरीके के लक्षण कहाँ मिल रहे हैं, ये आपके मादहा में भी युग्मित समाधान के लक्षण मिलते हैं। और हमने कल बताया था दमदमा में त्रिकाल समाधान। देखिए दमदमा की बात करते हैं, यहाँ मानव समाधान में एक ही कब्र में 3 मानव की समाधि, इसको त्रिकाल समाधान बोलते हैं कि एक ही कब्र में 3 मानव की समाधि किस स्थल से मिली है, दमदमा से। इंपॉर्टेंट हो गया। युग्मित तो समझ में आता है कि पति पत्नी का जोड़ा हो, ये सारी चीजें, प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा हो। आजकल तो देख रहे हैं कि प्रयागराज का जो जमुना ब्रिज बना हुआ है, यमुना ब्रिज, वो भी समाधान का ही एक लक्षण दिखाता है। पति पत्नी की कम, लेकिन प्रेमी जोड़े अक्सर वहां बिछड़ जाते हैं। तो वो एक एकल समाधान के लक्षण है। कब्र का बन रही है उस यमुना नदी के तलहटी में। तो यहाँ हम युग्मित समाधान की बात करते हैं। और फिर त्रिकाल समाधान के एक स्थल पाया गया, वो कौन सा स्थल रहा, दमदमा। इंपॉर्टेंट प्लेस है। इन तीनों प्लेसेस को याद करिए। और तीनों प्लेसेस कहाँ हैं, तीनों प्लेसेस हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील के पास। ठीक, इंपॉर्टेंट प्लेस है ये तीनों। फिर चर्चा जब होती थी इस काल के मानव का जीवन कैसा रहा। देखिए अभी तक मानव क्या था, हमने बताया था कि पुरा पाषाण या मध्य पाषाण, तो दोनों में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो पुरा पाषाण काल में तो रहस्यों को समझने के संकेत उच्च पुरा पाषाण में दे रहे हैं कि चकमक उद्योग प्रोमैग्नो मानव बुद्धिमान मानव हो गया, तो वो प्रोमैग्नो होमोसेपियंस। लेकिन मध्य पाषाण काल में वो प्रकृति के बहुत से रहस्यों को जानने की कोशिश किया और जानने में सफल भी हुआ। तो यहाँ भी इस काल का मानव सामाजिक रीति रिवाजों को देखिए चित्रों के माध्यम से अपने संस्कारों को प्रकट करने की कोशिश करने लगा। ये इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए ये तथ्यात्मक नहीं, ये विश्लेषणात्मक प्रश्नों में आपसे पूछे जा सकते हैं। कथन 1, कथन 2, कथन 3, 1 2 3 2 3 वाले में कि देखिए मध्य पाषाण काल का मानव अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों को जो है उजागर करने में सफल हो या समझने का प्रयास कर रहा था। आज भी वो आखिटक है, जंगली है, फल फूल आज पर निर्भर करता है। ठीक, ये सारी चीजें, और जिसका वो शिकार करेगा उसी का तो चित्र बनाएगा। कल भी हमने चर्चा किया था, शिकार की रणनीति बनाएगा। तो ये मानव अभी भी खाद्य संग्राहक है, उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं बन पाया था, क्योंकि अभी भी कृषि व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई, तो उत्पादक वर्ग मानव नहीं था। अर्थात मध्य पाषाण काल तक मानव आखेटक रहा, शिकारी रहा, संग्राहक रहा, उपभोक्ता रहा, उत्पादक नहीं बन पाया। लेकिन प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करने लगा, अपने सामाजिक रीति रिवाजों को चित्रों के माध्यम से प्रकट करने लगा, और जिन पशुओं का वो शिकार करता था उसका चित्रांकन गुफाओं में करने लगा। ये सब उसकी वैज्ञानिक प्रगति और सोच और मानव के बुद्धि विकास के कौशल को दिखाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो हमारा अपना है अगला है, जिसको हम कहें नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की जब हम चर्चा करते हैं, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज ये विश्व के संदर्भ में इसकी शुरुआत जो है, विश्व के संदर्भ में इसकी शुरुआत 9000 ईस्वी पूर्व से आती है, लेकिन भारत के संदर्भ में इसकी शुरुआत हम 4000 ईस्वी पूर्व में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखिएगा कि नवपाषाण काल वैश्विक स्तर पर 9000 ईस्वी पूर्व के आसपास होती है, लेकिन भारत के संदर्भ में 4000 ईस्वी पूर्व के आसपास हम इसकी शुरुआत को मानते हैं। नवपाषाण कालिक शब्द का प्रयोग
लुब्बाक महोदय ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका में किया, गार्डन चाइल्ड ने इसको अन्न उत्पादक संस्कृति की संज्ञा दी। देखिए लुब्बाक महोदय ने प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में इसकी चर्चा किया, पहली बार नियोलिथिक एज का दिया, और अन्न उत्पादक संस्कृति, क्योंकि यहीं से कृषि का आविष्कार हो जाता है, यहीं से अस्थायी बसावट होती है, मानव उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाता है, अर्थात यह काल क्रांति काल कहा जाता है नवपाषाण काल को। तो नवपाषाण काल में अन्न के उत्पादन के कारण क्रांति हुई, अस्थायी बसावट, साम्राज्यवादिता के संकेत सब कुछ मिलने लगते हैं। इसलिए नवपाषाण काल को किसने, गार्डनर और चाइल्ड ने क्या कहा, अन्न उत्पादक संस्कृति कहा, अन्न उत्पादक संस्कृति कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है, बार बार पूछता है। हमने कहा कि इतिहास कहाँ समझना है, जहां से इतिहास में परिवर्तन हो, वो परिवर्तन वर्तमान को तो प्रभावित करे ही, भविष्य को भी प्रभावित करे, भविष्य की प्रासंगिकता भविष्य में उसकी बनी रहे, वहीं से प्रश्न बनते हैं। मित्रों अगर आप ठीक से पेपर का अवलोकन कर रहे होंगे तो यह चीजें आप नोटिस करेंगे, और जब यह समझ जाएंगे कि प्रश्न की प्रकृति कैसे बदल रही है, क्यों बदल रहे हैं यहाँ से प्रश्न बार बार, तो आपको परीक्षा पास करने में कोई समस्या हो ही नहीं सकती। ठीक, मानव जो है क्या था, मानव के इतिहास का ये वैज्ञानिक काल था, क्रांतिकारी काल था, क्योंकि मानव के इतिहास का यहाँ पे क्या है, पूर्व मानव क्या था, प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर था, लेकिन अब वह प्रकृति के तत्वों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो रहा है। इसलिए नवपाषाण काल में क्या हुआ, मानव प्रकृति के रहस्यों को सुलझा चुका था काफी हद तक और प्रकृति के रहस्यों पर नियंत्रण स्थापित कर रहा था, लेकिन पूरा पाषाण मध्य पाषाण में ये प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था। ये भी अंतर है, एक इंपॉर्टेंट है। कृषि के शुरुआत के साथ पशुपालन का, सामूहिक पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण के अंतिम चरण में, और यहाँ कृषि और पशुपालन का विधिवत विवरण जिसने मानव के विकास में कृषि कार्य का आविष्कार मानव जीवन के अस्थायित्व की शुरुआत करता है। अर्थात जब भी हमने कल भी चर्चा किया था कि धान, गेहूं, जौ, मटर, चना जो भी आप बोते हैं तो 3-4 महीने पकने का समय लगता है, तो आप उसके लिए अस्थाई बसावट आपकी चाहिए, अर्थात मानव आखिर तक संग्राहक से जो है अस्थाई बसावट की तरफ बसने लगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं इसी में मध्य पाषाण काल में बलूचिस्तान, मेहरगढ़, जहां हमने अभी बताया था कृषि के प्राचीनतम साथ मेहरगढ़, फिर हमने बताया कोल्डीवा, फिर हमने बताया लौरादेव, इन तीनों का क्रम है। पहले इसी तरीके तो मेहरगढ़ जो है बोलन नदी के घाटे पर, बोलन नदी के किनारे जो स्थित है मेहरगढ़, कहाँ पे, बोलन नदी के किनारे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में किस नदी किनारे है, बोलन नदी। ये ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मेहरगढ़ किस नदी के किनारे पे है, बोलन नदी। और यहाँ पे मैदान कौन सा, कोची का मैदान, दोनों को याद रखिएगा। कोची के सुमेल वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सुमेल वाले प्रश्नों में ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता दोनों के महत्व, देखिए मेहरगढ़ नवपाषाण काल में भी है और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में भी है, तो ये मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, मेहरगढ़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये दो कालों की विशेषता बताता है, एक नवपाषाण और दूसरे आपके हड़प्पा सभ्यता या आप सिंधु सभ्यता को भी कह सकते हैं, दोनों के लक्षण बताता है। ठीक, यहाँ पे कृषि के लिए गेहूं, जौ, कपास, कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य पूरे विश्व में कहीं पे है तो यही है, कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहीं पे भी अगर मिलता है कपास की खेती का, कृषि का, तो मेहरगढ़ से है, इंपॉर्टेंट प्लेस है ये भी। शान पत्थर के बारे में एक बार पूछा जा चुका है, शान पत्थर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आपको मेहरगढ़ से। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। बलूचिस्तान, अगर पाकिस्तान के बेल्ट को देखें, पेशावर, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, जहां आज भी वो पाकिस्तान बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, वहां जो है समस्याएं हैं वर्तमान समय में। उस बलूचिस्तान में पहले गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए उसको बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी कहा जाता था। अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आप समझे तो प्रेरीज जो है, यूरोप का प्रेरीज, अमेरिका का प्रेरीज, वो भी गेहूं के लिए है, विनिपेग गेहूं की मंडी के लिए है, तो ये सब क्या है, गेहूं की टोकरी के लिए सब। उसी तरीके से मध्य प्रागैतिहासिक काल में, नवपाषाण काल में बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी के लिए जाना जाता था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर हमने बताया कि पूरा वर्गीकरण जलवायु परिवर्तन और औजारों के आधार पर है, तो पूरा पाषाण काल के औजार को आपने देखा, इसमें निम्न प्रमाण पेबुल, चापर, चापिंग, हैंडेक्स, फिर उसके आपने फलक संस्कृति देखा, फिर आपने ब्लेड ब्यूरिन देखा, स्क्रेपर, कोर देखा। तो उसी बार मध्य पाषाण काल में आप देखें तो माइक्रोलिथिक हो गए, सूक्ष्म हो गए, 1 से 8 सेंटीमीटर के औजार हो गए,
है, सामूहिक रूप से न होकर के अब शिकार व्यक्तिगत रूप से होने लगे। लेकिन नव पाषाण काल में क्या हुआ, उच्च पूरा पाषाण काल से मानव के मस्तिष्क होमोसेपियंस आधुनिक मानव का विकास होता है और धीरे धीरे मानव का मस्तिष्क जो है विकसित अवस्था में होता हुआ तो वो सजावट की तरफ, सौंदर्यता की तरफ आकर्षित होने लगा। तो नव पाषाण कालीन औजारों की जो सबसे प्रमुख विशेषता है जो हम परिवर्तन करते हैं कि नव पाषाण काल के औजार हमको पॉलिश युक्त औजारों के लिए मिलते हैं। तो यहाँ की इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, नव पाषाण ब्लेड, ब्यूरिन, फलक सब बने रहे, लेकिन शब्द में क्या हुआ, मॉडिफाई हो गया, पॉलिश होने लगा। जैसे गाड़ी का मॉडल है वो बदलता चला जा रहा है, कंपनी का नाम वही है, सारी बेसिक चीजें वही है, लेकिन मॉडल बदलता चला जा रहा है, मॉडल मॉडिफाई होता चला जा रहा है। उसी तरीके से मृद भांड, ये सारी चीजें पॉलिश युक्त औजारों की बात होने लगी। तो किस काल में, नव पाषाण काल की विशेषता जो औजारों की है वो पॉलिश युक्त औजारों की विशेषता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है कि इस काल में जो है पॉलिश युक्त औजार हो गए। औजार वही रहे, कुल्हाड़ी, बसुला, रुखानी, हथौड़े, पत्थर सब हो रहे, लेकिन शुरुआत किसकी होगी, पॉलिश युक्त हो गई। किसकी शुरुआत हो गई, पॉलिश युक्त। ठीक, फिर नेक्स्ट अगर आप देखें, भारत में प्रथम नव पाषाणिक उपकरणों की जब हम बात करते हैं तो मिलता है आपको जो है 18, इसकी भी चर्चा हम कल कर चुके थे। ये प्रथम नव पाषाणिक उपकरण जो है 1842 में, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के लिंग सरूर, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं 1842 में। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में जरूर पूछेगा। अभी तक नहीं आया, लेकिन ये पूरी संभावना है कि नव पाषाणिक स्थल का पहला जो मिला वो कहाँ मिला, कर्नाटक के लिंग सरूर में, वर्तमान में मैसूर जिले में। 1860 में ले मुसरिये ने प्राप्त किया था। ले मुसरिये पूछे जा चुके हैं, ले मुसरिये ने यह प्राप्त किया था स्थल उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में। नव पाषाण उपकरणों को पॉलिशदार शरीर प्राप्त होते हैं, अर्थात पॉलिश युक्त जब उपकरणों की बात होगी तो नव पाषाण में आएंगे। और नव पाषाण के पहला उपकरण जो प्राप्त किया 1860 में लेंग मुसरिये ने प्राप्त किया, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानव द्वारा पृथ्वी प्रयुक्त अनाज, जौ, प्रथम प्रयुक्त अनाज तांबा, भारत में प्राचीनतम शिलाचित्रों की खोज आर्किबाइड ने कर ली। कोशिश सुहागी घाटी हमने अभी बताया था। आप जब प्रयागराज से एमपी की तरफ जाते हैं, रीवा की तरफ जाते हैं तो सुहागी पहाड़ मिलता है। वही सुहागी घाटी में प्रथम बार भारत में चित्रकारिता का जो खोजा गया, देखिए शिला चित्र का जगह है, भीमबेटका से ही प्राचीन, सबसे प्राचीन है, लेकिन खोजने का प्रयोग से है ये आर्किबाइड महोदय ने किया। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपकी कला में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सुहागी घाटी की खोज किसने किया था, तो आर्किबाइड ने। सुहागी घाटी की खोज किसने किया था, आर्किबाइड ने। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आइए नव पाषाण क्षेत्र के हम विस्तार की चर्चा करते हैं। नव पाषाण क्षेत्र के विस्तार की हम चर्चा करते हैं। नव पाषाण क्षेत्र जब विस्तार की बात करेंगे, देखिए हमने क्या बताया कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक सब नव पाषाण कालिक स्थल हैं। तो उसमें सबसे प्लेसेस इंपॉर्टेंट जो है, जम्मू कश्मीर में 2 स्थल हैं, बुरजाहोम और गुफकराल। बुरजाहोम और गुफकराल जम्मू कश्मीर में झेलम नदी की घाटी में बुरजाहोम और गुफकराल दोनों उपस्थित है। और ये मार्तंड भी वहीं का एक है नव पाषाणिक स्थल, यही मार्तंड। आगे चल के वहां मार्तंड शूर का मंदिर है। आप जब पढ़ेंगे 12वीं शताब्दी में कश्मीर घाटी में है उत्पल वंश, दिद्दा वंश, ये जो आते हैं कश्मीर में हिंदुओं के इतिहास में, तो वहां पे जो है उत्पल मार्तंड वर्णमा, मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड मतलब सूर्य का मंदिर वहां बना हुआ है, उसकी भी चर्चा। वही मार्तंड स्थल नव पाषाण कालिक स्थल भी है। तो आपको बुरजाहोम, गुफकराल और मार्तंड तीनों शब्द में, बुरजाहोम का मतलब भुज का वृक्ष, भुज का वृक्ष, ठीक। इसकी खोज डीपिटेशन की। यहाँ गड्ढा करो, एक गर्त वाला, यहाँ गर्त वाला आवास मिला है और उसके साथ गर्त वाले आवास में क्या, मानव के साथ कुत्ता, अर्थात पहला पालतू जानवर कोई था तो कुत्ता। आप वैदिक काल में पढ़ेंगे इंद्र की समापा नामक कुपिया थी जो इंद्र के साथ रहती थी स्वर्ग में, समापा नामक कुपिया। अर्थात ये मानव सभ्यता में कुत्ते के, आज भी कुत्ते मानव लोग घर में अपने गाय के बाद अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा पाला जाता है तो कुत्ता पाया जाता है। कुत्ता वफादारी का माना जाता है, पवित्रता का सूचक माना जाता है, ठीक। तो इसलिए जो है मानव के साथ जो है कुत्ते को पाला गया, पहला मानव के साथ कुत्ते को प्राप्त करने वाला जो स्थल मिला बुरजाहोम, गर्त आवास में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का मिला। ये कहाँ पे है, बुरजाहोम से। इंपॉर्टेंट है, किस काल के स्थल है, नव पाषाण कालीन स्थल। उसी तरीके से गुफकराल का मतलब कुम्हार के पास। यहाँ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ एक तांबे की पिन मिली हुई, पिन समझ रहे हैं, सुई की तरीके से, और एक हड्डी की सुई मिली हुई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये संकेत कर रहा है
कि कपड़े सिलाई वगैरह के भी काम यहाँ पे शुरू हो गए थे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। मानव स्थायी विकास करेगा तो भाई अब जंगली जानवर से होकर के कपड़ा पहनना शुरू करेगा तो कुछ न कुछ तो सिलाई बुनाई कढ़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं। तो सिलाई बुनाई कढ़ाई के जो साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, गुफकराल से, वहां पिन प्राप्त हुआ है और हड्डी की सुई प्राप्त हुई है। ठीक, नेक्स्ट अगर आप देखें, ये बुर्जाहोम और गुफकराल, देखिए ये बुर्जाहोम और जो गुफकराल है, ये दोनों स्थल बुर्जाहोम और गुफकराल दोनों नवपाषाण से लेकर के बृहद पाषाण और ऐतिहासिक तीनों कालों से संबंधित है। हमने आपको बताया था कि इतिहास 3 काल का है, प्रागइतिहास का है, आदि इतिहास का, ऐतिहासिक काल, 3 कालों में बटा हुआ है। तो प्रागइतिहास काल में तो नवपाषाण है ही, और दक्षिण भारत में जो पाषाण संस्कृति है उसको महापाषाण कहते हैं। शवाधान के आधार पर बड़े बड़े जो महापाषाणिक है जैसे ब्रह्मगिरी, संगनकल्लु, कुपवाय हैं, ये सब जो है पैयमपल्ली जो स्थान है महापाषाण कालिक स्थल के बताए जाते हैं। तो ये तीनों कालों में इसके लक्षण, बुर्जाहोम और गुफकराल में नवपाषाण से लेकर के बृहद पाषाण से लेकर के ऐतिहासिक काल, तीनों के लक्षण आपको मिलते हैं। ठीक, उसी तरीके से मेहरगढ़ में भी हमने बताया, मेहरगढ़ नवपाषाण और सिंधु सभ्यता दोनों में है। किले गुल मोहम्मद, स्वात घाटी, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कौन सा प्लेस किस जगह पे है। ठीक, बेलन घाटी, कोल्डीवा, महगढ़ा, पंचो, इंद्राणी, कुंजुन, ललनिया, तो यहाँ हमने बेलन घाटी की चर्चा की है कि हर काल में है ये, और अपने कोल्डीवा की चर्चा अभी हमने मध्य पाषाण काल में की कि यहाँ के पहले मेहरगढ़ के बाद कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यही मिले थे, अब जो उसकी जगह पर हो गया है ये सब प्रयागराज में है। प्रयागराज, महगढ़ा, पंचो, इंद्राणी, कुंजुन, ये तीनों प्लेस, कोल्डीवा और महगढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको परीक्षा में ध्यान में रखना है। फिर कृषि के प्राचीनता देखिए, कोल्डीवा नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौहकाल, तीनों कालों का द्योतक है। कोल्डीवा जो है नवपाषाण, और धान की खेती के साक्ष्य की हमने चर्चा की, और जो धान की प्रजाति मिली वो इंपॉर्टेंट है, ओराजाई प्रजाति की है। ओराजाई प्रजाति की धान मिली कहाँ से, वहां पे। और यहाँ डोरी छाप मृतभांड, डोरी छाप मृतभांड कौन कहाँ से, मध्य पाषाण काल के कोल्डीवा नामक स्थान पे डोरी छाप मृतभांड मिले हैं। कौन से छाप मृतभांड मिले हैं, डोरी छाप मृतभांड मिले हैं। और यहाँ धान की जो प्रजाति है ओराजाई, ये दोनों तथ्य महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। डोरी छाप मृतभांड और ओराजाई प्रजाति धान की कहाँ मिली है, कोल्डीवा में। ठीक, फिर इसी तरीके से गंगा घाटी में आते चिराग, हड्डी का छपरा जिला, यहाँ पर हड्डी के उपकरण मिले हैं। और गंगा, गंडक, सोन, घाघरा 4 नदियों के संगम पर है कौन, और यहाँ नवपाषाण से ताम्रपाषाणिक स्थल मिले, हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है बिहार का, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हड्डी और हरिन की सींग के भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी देखिए। अब वो ये सब चीजें आपको कॉमन समझना है कि मध्य पाषाण है, गंगा नदी का घाटी है, तो यहाँ धान, गेहूं, मसूर, गेहूं जो ये सब जो वर्तमान में पैदा हो रहा है उस समय भी संकेत इसके मिलने लगे, तो इसको बार बार रखने, जो डिफरेंट है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। फिर हम अगर आगे देखते हैं तो पूर्वी मध्य पूर्वी क्षेत्र में झारखंड का सिंहभू, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है आपका। झारखंड में सिंहभू नवपाषाणिक स्थल, बुरडी, मौसई, इस समय ये बुरडी के बगल में जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। उड़ीसा का मयूरभंज मध्य पाषाण में भी था, यहाँ ऊंचाई देखिए मध्य पाषाण कालीन भी स्थल है और नवपाषाण कालीन भी स्थल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में दाऊपल्ली और हेलिंग, हेलिंग इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, हेलिंग किस काल का है और किस प्रदेश में। तो हेलिंग जो है नवपाषाण काल का है और यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में है। ठीक, कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, संगरकल्लू इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है राख के टीले के। पिकली हल इंपॉर्टेंट है, हल्लूर ये नवपाषाण और ताम्रपाषाण का दोनों का संक्रमण काल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोडेकल यहाँ भी राख के टीले पाए गए हैं, और तमिलनाडु में टी नरसिंहपुर की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, टी टेरा। फिर हल्लूर देखिए, यही शब्द हल्लूर की बात जो हम बात करते हैं, हल्लूर जो आया है ये हल्लूर, हल्लूर हल्लूर इंपॉर्टेंट है। हल्लूर नवपाषाण और महापाषाण के बीच का संक्रांति का भी काल है। हल्लूर, हल्लूर नवपाषाण और महापाषाण के बीच का संक्रांति का स्थल है। जहां जहां हम संक्रांति के स्थल की बात कर रहे हैं या संक्रमण काल के स्तर की बात कर रहे हैं, वो समझिए कि वो प्लेस आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और किसी न किसी रूप में आपके पेपर में आएगा ही, चाहे इस साल की परीक्षा में आए चाहे अगली साल की परीक्षा में आए, लेकिन इसको आना ही आना, ये 100% श्योर है
कि आना ही आना है हल्लूर। तो हल्लूर नवपाषाण और महापाषाण के बीच के संक्रमण काल बताता है हल्लूर। ठीक, आंध्र प्रदेश में अभी ऊपर हमने चर्चा किया था नागार्जुन कोंटा इंपॉर्टेंट है, और ये पलवा यहाँ भी राख के टीले पाए जाते हैं। देखिए एक संगनकल्लू एक सिंगनपल्ली है, दोनों अंतर है, और तमिलनाडु में पयमपल्ली, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। फिर राख के टीले का हमने जो वर्णन किया ये इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कम से कम 20 बार यह प्रश्न आ चुका है, 20 बार। 1995 से लेकर के अब तक की परीक्षा को अगर आप देखें, 2021 तक की परीक्षा को देखें, तो यह प्रश्न जो है 20 बार परीक्षा में आ चुका है। और उसमें सर्वाधिक जो पूछा गया संगनकल्लू पूछा गया। संगनकल्लू राख के टीले के लिए दक्षिण भारत में है, कर्नाटक में है। लेकिन दूसरा जो अब पूछा गया इसके पहले, ये कुपगल की चर्चा एक बार हुई। देखिए ये संगनकल्लू ही नहीं, राख के टीले पाए गए 5 प्लेसेस में, उतनूर, पलवाय, संगनकल्लू, पिकलीहल, ये पिकलीहल है, ठीक, और कोडेकल। ये चारों पांचों प्लेसेस में आपको पूछे गए हैं। ये बृहद पाषाण नवपाषाण दोनों के कुछ लक्षण हैं, और यहाँ राख के टीले पाए गए हैं। तो पहला सर्वाधिक प्रश्न जो पूछा गया राख के टीले वाला संगनकल्लू, अब पूछा जाता है 4 प्लेसेस देगा, 3 प्लेसेस, एक इसमें से नहीं देगा, और कहेगा कि कौन सा जो है राख के टीले नहीं पाए जाते हैं। तो आपको याद कर लेना है, समझ लेना है पांचों, कि पुलवाय, संगनकल्लू, कोडेकल, पिकलीहल और आपका ये कुपगल, ये कोडेकल, ये क्या है, सब राख के टीले यहाँ पाए जाते हैं। ठीक, अब इस काल के मानव की विशेषता की अगर चर्चा करें तो मानव क्या हो गया, उपभोक्ता से उत्पादक हो गया। मानव उपभोक्ता से उत्पादक हो गया तो मानव का जीवन जो है कृषि एवं पशुपालन के कारण अस्थायित्व हो गया। मानव के जीवन में क्या हो गया, अस्थायित्व आ गया। किसके जीवन में, मानव के जीवन में अस्थायित्व आ गया। कृषि का विकास हुआ, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण। मानव के जीवन में जो है कांस्य काल की शुरुआत यहाँ से होती है, सभ्यता के उदय की शुरुआत होती है। इसे ताम्र पाषाण सांस्कृतिक या क्रांति, देखिए नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा किसने दी, गार्डन चाइल्ड ने। ये सब चीजें आप पहले यहाँ मानो क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। ठीक, इसके पहले क्या है, उपभोक्ता का, अब उत्पादक हो गया। उपभोक्ता प्लस उत्पादक दोनों हो गया। इसके पहले खाली मानो उपभोक्ता था। खाद्यान्न की शुरुआत होती है, अस्थायी बसावट हो गई। अस्थायी बसावट के साथ साथ जो है आपका जो है मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर न होकर प्राकृतिक स्वरूप को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। इन सब चीजों के साथ जो है आपका यह चैप्टर पूरी तरीके से अब जो है समाप्त हो जाता है। ये नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो हमने 2 लेक्चरों में लिया प्रागैतिहास काल के प्रमुख विशेषताओं को देखा, प्रमुख स्थानों को देखा, और प्रागैतिहासिक कालीन मानव के विशेषताओं को देखा, और होने वाले परिवर्तनों के आधार पर उसको अध्ययन करने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट क्लास जो आपकी लेंगे प्रागैतिहास पे, उसमें जितने प्रश्न संभावित बन सकते हैं, आए हुए प्रश्नों की चर्चा नहीं करेंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि प्रागैतिहास का आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, और मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से जो आए वो आप 100% सही कर ले जाएं। अगर कोई समस्या आपको किसी टॉपिक पर समझने में हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं फिर से एक बार डॉक्टर अमित वत्स आप लोगों का धन्यवाद देते हुए आग्रह करता हूं कि एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आइए, और टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी हायर एजुकेशन की परीक्षाओं के लिए संभावित शिक्षक जो बैच यहाँ चल रहा है 100% सफलता के साथ जो है सुनिश्चित करने के लिए आइए। और हमारे सभी विषयों के विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्र में नाम के मोहताज नहीं है, उनको बताने की जरूरत नहीं, आप उनका चेहरा देख के ही जान जाएंगे कि कौन से टीचर हैं, किस लेवल के हैं। और सारे विषय में कंप्लीट कोर्स के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस बैच भी शुरुआत होंगे। जुलाई के फर्स्ट वीक या मिड जून से प्रैक्टिस बैच की शुरुआत हो जाएगी। लगभग हर विषय में हम लोग 40 से 60 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को लेकर के आएंगे। जो बच्चे संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो वो इस नंबर पर जो नीचे चल रहा है, एंट्री हिस्ट्री, एंट्री ज्योग्राफी, एंट्री हिंदी, इस तरीके से अपने विषय के साथ लिख करके भेजें। और जो विषय प्रैक्टिस सेट में लेना चाहते हैं वो भी एंट्री प्रैक्टिस सेट वाले पे जाकर के व्हाट्सअप करें और जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। अन्यथा जो लास्ट मोमेंट में जब आते हैं तो 2 नाव पे चढ़ने की सवारी हो जाती है तो नैया पार नहीं ले जाती। ठीक, इसीलिए प्रिपरेशन कीजिए आप। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।